उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा परीक्षा गुरु। और मित्रों, अब आपको यहाँ पर बताना है कि परीक्षा गुरु जो उपन्यास है इसके रचयिता कौन है। उसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न मैंने पहली वाली क्लास में अपलोड कर दिया है। बात करें दूसरे प्रश्न की। रचना काल की दृष्टि से हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? रचना काल की दृष्टि से हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भाग्यवती। और मित्रों, याद रखिएगा कि भाग्यवती का जो रचना काल है वो 1877, और इसके रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता सरदाराम फ्लोरी है। और मित्रों, याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेनाथ शर्मा ने भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। अगला प्रश्न, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना है? यानी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना है? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा। अगला प्रश्न, शिव नारायण श्रीवास्तव ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? शिव नारायण श्रीवास्तव ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा रानी केतकी की कहानी। और मित्रों, याद रखिएगा कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता ईसा अल्लाह खां है। और मित्रों, यह एक उपन्यास न होकर के एक कहानी है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। देवकी नंदन खत्री के भूतनाथ उपन्यास को किसने पूरा किया था? देवकी नंदन खत्री के भूतनाथ उपन्यास को किसने पूरा किया था? तो इसका सही उत्तर होगा उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने। मित्रों, याद रखिएगा कि जो भूतनाथ उपन्यास के इसके रचयिता देवकी नंदन खत्री है, लेकिन यह उपन्यास पूरा नहीं हो सका था। इसके बाद इस उपन्यास को पूरा करने का कार्य उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने किया था। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखित उपन्यास कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखित उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कायाकल्प। और इसका रचना काल, अगर इसके रचना काल की बात करें तो 1925 में इसकी रचना की गई। मित्रों, याद रखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद के जो पहले उपन्यास थे वो अरबी फारसी भाषा में लिखे गए थे, लेकिन मूल रूप से हिंदी में लिखा गया उनका उपन्यास कायाकल्प है, जिसका रचना काल 1925 है। अगला प्रश्न, भारतीय कथा साहित्य की प्रथम नारी पात्र सुमन किस उपन्यास में चित्रित है? कि भारतीय कथा साहित्य की प्रथम नारी पात्र और उसका नाम है सुमन, यह किस उपन्यास में चित्रित है? तो इसका सही उत्तर होगा सेवा सदन। और मित्रों, याद रखिएगा कि सेवा सदन ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, जिसकी रचना 1918 में की गई थी। और मित्रों, याद रखिएगा कि प्रेमचंद ने इसे हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा है। यानी मुंशी प्रेमचंद ने सेवा सदन को हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा है। अब बात करें अगले प्रश्न की। प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजनों की समस्याओं का चित्रण किया गया है? यानी मुंशी प्रेमचंद का वह कौन सा उपन्यास है जिसमें हरिजनों की समस्याओं का चित्रण किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्मभूमि। और मित्रों, याद रखिएगा कि कर्मभूमि का जो रचना काल है 1932 ईस्वी है। और मित्रों, याद रखिएगा कि कर्मभूमि उपन्यास का नायक अमरकांत व नायिका की बात करें तो मुन्नी है, जो एक अधिकारी है। अब बात करें अगले प्रश्न की। प्रेमचंद के किस उपन्यास में किसान और मजदूर के शोषण की कथा है? यानी मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में किसान और मजदूर के शोषण की कथा है? तो इसका सही उत्तर होगा गोदान। और मित्रों, याद रखिएगा कि गोदान का जो रचना काल है वो 1935 है, और डॉक्टर नगेंद्र इसका रचना काल
36 मानते हैं। और मित्रों याद रखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ अगर उपन्यासों की बात की जाए तो वह उपन्यास भी गोदान है। और मित्रों डॉक्टर नगेंद्र ने गोदान को कृषक के करुण क्रंदन का महाकाव्य कहा है। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि गोदान को कृषक के करुण क्रंदन का महाकाव्य किसने कहा है, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, सिया राम शरण गुप्त के उपन्यास किस पर आधारित हैं? सिया राम शरण गुप्त के उपन्यास किस पर आधारित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गांधी दर्शन पर आधारित मनोवैज्ञानिक सामाजिक उपन्यास। यानी मित्रों याद रखिएगा कि सिया राम शरण गुप्त के उपन्यास गांधी दर्शन पर आधारित हैं और गांधी दर्शन पर आधारित होने के साथ साथ यह मनोवैज्ञानिक सामाजिकता पर भी आधारित उपन्यास है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। भगवती चरण वर्मा ने किस उपन्यास में पाप और पुण्य को विषय बनाया है? भगवती चरण वर्मा ने किस उपन्यास में पाप और पुण्य को विषय बनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा चित्रलेखा। यानी आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया है कि चित्रलेखा उपन्यास किसका है, तो भगवती चरण वर्मा। अगर विषय वस्तु की बात करें तो इसमें पाप और पुण्य का वर्णन किया गया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। यशपाल का कौन सा उपन्यास पूंजीवाद, गांधीवाद और आतंकवाद का विरोध करने वाला उपन्यास है? यानी यशपाल का कौन सा उपन्यास पूंजीवाद, गांधीवाद और आतंकवाद का विरोध करने वाला है? तो इसका सही उत्तर होगा दादा कामरेड। और मित्रों याद रखिएगा कि दादा कामरेड जो उपन्यास है इसकी रचना 1941 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, यशपाल का कौन सा उपन्यास राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है? यानी यशपाल का कौन सा उपन्यास राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा झूठा सच। और मित्रों याद रखिएगा कि यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। अगर इसके प्रथम खंड की बात करें तो इसका प्रथम खंड वतन और देश शीर्षक से 1958 में प्रकाशित हुआ था और अगर इसके दूसरे खंड की बात करें तो देश का भविष्य शीर्षक से 1960 में प्रकाशित हुआ था। यानी झूठा सच। अगर इसके खंडों की बात कर दी जाएगी तो 2 खंड रहेंगे। बात करें अगले प्रश्न की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारूचंद्र लेख उपन्यास की कथा कहाँ से ली है? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारूचंद्र लेख उपन्यास की कथा कहाँ से ली है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रबंध चिंतामणि से। अगला प्रश्न, रांघेय राघव का कौन सा उपन्यास नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला है? यानी रांघेय राघव का कौन सा उपन्यास है जो नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला है? तो इसका सही उत्तर होगा कब तक पुकारूं। और इसके रचना काल की बात करें तो 1957 में ये रचित है। और मित्रों याद रखिएगा कि कब तक पुकारूं यह एक आंचलिक उपन्यास है। और मित्रों बात करें अगले प्रश्न की। राही मासूम रज्जा का कौन सा उपन्यास शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है? राही मासूम रज्जा का कौन सा उपन्यास शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर होगा आधा गांव। और मित्रों ये आधा गांव जो उपन्यास है ये 1966 में लिखा गया। और याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कि इसमें भारत विभाजन के पहले और बाद की जिंदगी को उबारा गया है। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि राही मासूम रज्जा का वह कौन सा उपन्यास है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर लिखा गया, तो इसका सही उत्तर होगा आधा गांव। अगला प्रश्न,
विष्णु प्रभाकर का वह उपन्यास जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विष्णु प्रभाकर का वह उपन्यास कौन सा है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा अर्धनारीश्वर। और मित्रों, अर्धनारीश्वर के रचना काल की बात करें तो 1992 ईस्वी 1892 ईस्वी में इसका रचना काल, ये 1992। अगला प्रश्न, सुरेंद्र वर्मा का वह उपन्यास जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सुरेंद्र वर्मा का वह उपन्यास जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो इसका सही उत्तर होगा मुझे चांद चाहिए। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि मुझे चांद चाहिए उपन्यास के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न, 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के रचयिता कौन है? 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा गोविंद मिश्र। और मित्रों, इस उपन्यास पर व्यास सम्मान भी मिला है, यानी गोविंद मिश्र को 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लिए व्यास सम्मान भी मिला है। अगला प्रश्न, वह उपन्यास जो स्त्री के शोषण के विरुद्ध हिंदी कथा साहित्य में सबसे जोरदार आवाज उठाने वाला है, यानी वह उपन्यास जो स्त्री के शोषण के विरुद्ध हिंदी कथा साहित्य में सबसे जोरदार आवाज उठाने वाला है, तो इसका सही उत्तर होगा तेरी मेरी उसकी बात। और मित्रों, ये तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के रचना काल की बात करें तो 1974 में ये लिखा गया। और इसके रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता यशपाल है। अगला प्रश्न, धरती धन न अपना, धरती धन न अपना जिसका रचना काल 1972 है, उपन्यास किसका है? धरती धन न अपना उपन्यास किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा जगदीश चंद्र माथुर का। और मित्रों, याद रखिएगा कि इस उपन्यास में हरिजन यानी हरिजनों की व्यथा को व्यापक संवेदना के साथ उजागर किया गया है। अगला प्रश्न, हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के जनक कौन माने जाते हैं? हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा हृदय हारिणी। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं? मुंशी प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था तथा मुंशी प्रेमचंद की वह रचना कौन सी है जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का वह उपन्यास जो अनमेल विवाह की समस्या को दर्शाता है, यानी मुंशी प्रेमचंद का वह उपन्यास कौन सा है जो अनमेल विवाह की समस्या को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर होगा निर्मला। और मित्रों, याद रखिएगा निर्मला का रचना काल 1927 है। और इसकी बात करें तो इसकी मुख्य नायिका निर्मला है तथा नायक की बात करें तो मुंशी तोताराम इसके नायक हैं। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मंगलसूत्र। अगला प्रश्न, कंकाल, तितली व इरावती उपन्यास किसके हैं?
कंकाल, तितली व इरावती उपन्यास किसके हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। और मित्रों याद रखिएगा कि जो इरावती उपन्यास है यह अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न, पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य की संज्ञा किसने दी है? यानी पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य की संज्ञा किसने दी है? तो इसका सही उत्तर होगा बनारसी दास चतुर्वेदी ने। अगला प्रश्न, पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद हसीनों के खतूत। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र कुमार का वह उपन्यास जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, यानी जैनेन्द्र कुमार का वह उपन्यास कौन सा है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर होगा मुक्तिबोध। और मित्रों याद रखिएगा कि मुक्तिबोध का रचना काल 1965 है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। मार्क्सवादी विचारधारा के सर्व प्रमुख उपन्यासकार कौन हैं? मार्क्सवादी विचारधारा के सर्व प्रमुख उपन्यासकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा यशपाल। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास के जीवन वृत्त पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? गोस्वामी तुलसीदास के जीवन वृत्त पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मानस का हंस। और मित्रों याद रखिएगा कि मानस का हंस जो उपन्यास है इसके रचयिता अमृतलाल नागर हैं। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मेला आंचल। और मित्रों मेला आंचल का रचना काल 1954 है। और आप सभी से एक प्रश्न कि जो मेला आंचल उपन्यास है उसके रचयिता कौन है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, नाचो बहुत गोपाल उपन्यास में किसका वर्णन किया गया है? नाचो बहुत गोपाल उपन्यास में किसका वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा भंगियों के संघर्ष का। मित्रों अमृतलाल नागर का जो नाचो बहुत गोपाल उपन्यास है इसमें भंगियों के संघर्ष का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, अमृतलाल नागर का वह उपन्यास जिसमें सूरदास का जीवन चरित्र वर्णित है। अमृतलाल नागर का वह उपन्यास जिसमें सूरदास के जीवन चरित्र वर्णित है। तो इसका सही उत्तर होगा खंजन नयन। और मित्रों खंजन नयन उपन्यास के रचना काल की या समयावधि की बात करें तो 1981 में इसकी रचना की गई थी। अगला प्रश्न, हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा झांसी की रानी। और मित्रों झांसी की रानी जो उपन्यास है इसका रचना काल 1946 है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की वैभव संपन्न संस्कृति और उसके विनाश की कहानी किस उपन्यास में है? यानी जो मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की जो वैभव संपन्न संस्कृति और उसके विनाश की कहानी किस उपन्यास में है? तो इसका सही उत्तर होगा मुर्दों का टीला। और मित्रों याद रखिएगा कि मुर्दों का जो टीला उपन्यास है ये 1948 में लिखा गया। और इसके रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार रांघेय राघव हैं। अगला प्रश्न, सो अजान एक सुजान व नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किसके हैं? यानी सो अजान एक सुजान और नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किसके हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, बूंद और समुद्र उपन्यास किसके हैं?
यानी शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष तथा बूंद और समुद्र उपन्यास किसके हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अमृतलाल नागर। अब बात संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा श्री रामानुजाचार्य। यानी श्री संप्रदाय के प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य हैं। अगला प्रश्न, सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा निम्बारकाचार्य। अगला प्रश्न, रुद्र संप्रदाय किससे संबंधित है? यानी रुद्र संप्रदाय किससे संबंधित है या फिर रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी विष्णु स्वामी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, मध्वाचार्य ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? मध्वाचार्य ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्म संप्रदाय। या फिर प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मध्वाचार्य। अगला प्रश्न, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु रामानंद। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे? यानी इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा कि उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग का संबंध किस आचार्य से है? पुष्टि मार्ग का संबंध किस आचार्य से है? तो इसका सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य से। और मित्रों, आप सभी से फिर से एक प्रश्न कि वल्लभाचार्य ने के द्वारा संपादित जो पुष्टि मार्ग है, इसमें पुष्टि शब्द का अर्थ क्या है? और दूसरा प्रश्न आपसे कि अष्टछाप की स्थापना किसने व कब की थी? यानी अष्टछाप की स्थापना किसने व कब की थी? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, जाम्बोजी या जम्बनाथ जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? जाम्बोजी या जम्बनाथ जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा विष्णोई संप्रदाय। मित्रों, याद रखिएगा कि विष्णोई संप्रदाय के 29 नियम थे, 20 धन 9। तो इस प्रकार ये शब्द बना बिश्नोई। यानी बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी थे। अगला प्रश्न, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हित हरिवंश। यानी हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय चलाया था। अगला प्रश्न, सखी या हरिदासी संप्रदाय का संबंध किससे है? यानी सखी या हरिदासी संप्रदाय किसने चलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी हरिदास ने। अगला प्रश्न, संत जगजीवन दास ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? संत जगजीवन दास ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा सतनामी संप्रदाय। मित्रों, याद रखिएगा कि हमारे द्वारा जो आज की क्लास में ये जितने भी संप्रदाय और उनके जो प्रवर्तक हैं उनको आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाएगा वह या तो कूट भाषा का प्रश्न होगा कि निम्न में से कौन सा असुमेलित है या निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, या फिर सुमेलित कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आप प्रमुख संप्रदाय और उनके जो प्रवर्तक हैं उनको अच्छे से याद रखिएगा। तो संत जगजीवन दास ने सतनामी संप्रदाय चलाया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, पर ब्रह्म संप्रदाय का संबंध किससे है? पर ब्रह्म संप्रदाय का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा संत दादू दयाल से। और मित्रों, याद रखिएगा कि दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अगला प्रश्न, द्वैतवाद या दर्शन यानी द्वैतवाद दर्शन का संबंध किससे है? द्वैतवाद दर्शन का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्वाचार्य से। अगला प्रश्न,
चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा गौड़ीय संप्रदाय। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा संत जीवाराम। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। दास्य भाव या शरणागति भक्ति का संबंध किससे है? दास्य भाव या शरणागति भक्ति का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न, संत वीरभान ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? संत वीरभान ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा साधो संप्रदाय। अगला प्रश्न, शुद्धाद्वैतवाद यानी पर ब्रह्म, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य। यानी पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक पूछ लिया जाए, अगर दर्शन में आपसे पूछ लिया जाए शुद्धाद्वैतवाद, तो उत्तर होगा वल्लभाचार्य। और मित्रों, वल्लभाचार्य जी ने यानी सूरदास के गुरु की बात की जाए तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। और वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी से कहा था कि तुम जो दास्य भाव की भक्ति है इसको छोड़ करके सख्य भाव की भक्ति करो। और उन्हीं के संपर्क में आने के बाद में सूरदास जी ने दास्य भाव की भक्ति छोड़ करके सख्य भाव की भक्ति आरंभ की थी। और मित्रों, अष्टछाप में जो 8 शिष्य हैं यानी 8 जो भक्त कवि हैं, उनमें 4 भक्त कवि वल्लभाचार्य के और 4 इनके पुत्र यानी वल्लभाचार्य के पुत्र विठलाचार्य के हैं। इस प्रकार 8 कवियों की जो मंडली है उसी को हम अष्टछाप कहते हैं। तो अब मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि सूरदास की मृत्यु पर किसने कहा कि अष्टछाप का जहाज जात है, जाको कछु लेना हो तो ले? यह पंक्ति सूरदास के विषय में किसने कही? तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। मीमांसा दर्शन से संबंधित है यानी मीमांसा दर्शन से कौन संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा जैमिनी। यानी जैमिनी का संबंध मीमांसा दर्शन से है। अगला प्रश्न, द्वैताद्वैतवाद से किसका संबंध है? द्वैताद्वैतवाद से किसका संबंध है? तो इसका सही उत्तर होगा निम्बार्काचार्य से। यानी द्वैताद्वैतवाद का संबंध निम्बार्काचार्य से है। और मित्रों, निम्बार्काचार्य जी द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई उसका नाम है वेदांत परिजात भाष्य। अगला प्रश्न, विशिष्टाद्वैतवाद का संबंध किससे है? विशिष्टाद्वैतवाद का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा रामानुजाचार्य। और मित्रों, रामानुजाचार्य के ग्रंथ की बात करें तो श्री भाष्य, यानी रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य की रचना की थी। अगला प्रश्न, शंकराचार्य का संबंध किस दर्शन से है? शंकराचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो इसका सही उत्तर होगा अद्वैतवाद से। आज की कक्षा का अगला प्रश्न, वैरागी दल के प्रवर्तक कौन हैं? वैरागी दल के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी रामानंद। अगला प्रश्न, उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बादरायण। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में विभक्त करने का कार्य किसने किया है? यानी रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में विभक्त करने का कार्य किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। मित्रों, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो रीतिकाल के जो कवि हैं उनको 3 वर्गों में विभक्त किया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद द्वारा रीतिकालीन कवियों की 3 श्रेणियां कौन सी है? यानी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रीतिकालीन कवियों की जो 3 श्रेणियां
बनाई गई, तो वो 3 श्रेणियां कौन सी है? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। यानी उन्होंने रीतिकालीन कवियों की 3 श्रेणियां बनाई, जिसमें एक तो रीतिबद्ध कवि, दूसरे रीति सिद्ध कवि और तीसरे हैं रीति मुक्त कवि। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीतिकालीन कवियों को या रीतिकाल को कितने भागों में विभक्त किया है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीतिकाल को कितने भागों में विभक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 भागों में। और मित्रों ये 2 भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो बद्ध रीति और एक तो मुक्त रीति। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा का पालन नहीं किया, अर्थात लक्षण ग्रंथों की परंपरा से पूर्णतः मुक्त रहे, उन्हें कहा जाता है। यानी रीतिकाल के वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने की जो परंपरा थी उसका पालन नहीं किया, वरन लक्षण ग्रंथों की परंपरा से वे पूर्णतः मुक्त रहे, उन कवियों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रीति मुक्त कवि। यानी जो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले जो कवि थे उनको आचार्य कवि कहे गए, और जो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले आचार्य कवि थे वे रीतिबद्ध कवि कहलाए। लेकिन जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा का पालन किया ही नहीं, वे कवि रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। रीति मुक्त काव्य धारा को और किस नाम से जाना जाता है? रीति मुक्त काव्य धारा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वच्छंद काव्य धारा। अगला प्रश्न, प्रमुख रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं? प्रमुख रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, मित्रों याद रखिएगा कि जो रीति मुक्त कवि हैं इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है। तो आप जो भी रीति मुक्त कवि है उनके नाम अच्छे से याद रखिएगा। पहले कवि की बात करें तो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। यानी ये जो 5 कवि है ये रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद और द्विजदेव। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कवि कविता को धन या यश कमाने का साधन मात्र नहीं मानते, अपितु कविता को मानते हैं। यानी रीति मुक्त जो कवि है वो कविता को धन कमाने या यश प्राप्त करने का साधन नहीं मानते, बल्कि वे कविता को क्या मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा साध्य। अगला प्रश्न, किसके अनुसार कविता के निर्माण की नहीं, कविता के द्वारा व्यक्तित्व निर्माण कही है? यानी किसके अनुसार कविता को कविता के निर्माण की नहीं बल्कि कविताओं के द्वारा व्यक्तित्व निर्माण कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद। यानी घनानंद का मानना है कि जो कविता है उसका निर्माण नहीं होना चाहिए, यानी कविताओं के द्वारा हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। ये किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद ने। और मित्रों इससे संबंधित घनानंद की प्रसिद्ध पंक्ति है कि लोग है लागी कविता बनावत, कि लोग है लागी कविता बनावत, मोही तो मेरे कविता बनावत। यानी घनानंद ने कहा है कि लोग कविता बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जबकि मैं तो अपनी कविता, यानी मैं तो मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरा जो वजूद है उसकी कविता बना रहा हूं। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कवियों का प्रेम वासना जन्य व क्रीड़ा परक न होकर कैसा है? यानी रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम है वह वासना जन्य एवं क्रीड़ा परक नहीं होकर कैसा है? तो इसका सही उत्तर होगा एकनिष्ठ एवं सीधा। यानी रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम है वो एकनिष्ठ है, जिसमें छल कपट किसी प्रकार की भावना का
समावेश नहीं है। और इससे संबंधित भी एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयापन बांक नहीं। यानी अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयापन बांक नहीं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। रीति मुक्त काव्य किस प्रकार का काव्य है? रीति मुक्त काव्य किस प्रकार का काव्य है? तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्ति प्रधान काव्य। अगला प्रश्न, रीति मुक्त काव्य में किस शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? यानी रीति मुक्त काव्य में किस शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर होगा फारसी शैली का प्रभाव। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कवियों का प्रेम लौकिक प्रेम से प्रारंभ होकर किसकी ओर उन्मुख होता गया? यानी रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम था वो लौकिक प्रेम था और लौकिक प्रेम से प्रारंभ होकर वह किसकी ओर उन्मुख होता गया? तो इसका सही उत्तर होगा ईश्वरोन्मुख। मित्रों याद रखिएगा कि रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम था पहले वो व्यक्तिगत प्रेम था और धीरे धीरे वही व्यक्तिगत प्रेम फिर ईश्वरोन्मुख यानी ईश्वर की ओर उन्मुख हो गया था। जैसे घनानंद की बात करें तो घनानंद का जो प्रेम है उनकी प्रेमिका सुजान से शुरू होकर फिर अंत में जब वो वृंदावन में गए और वहां जाकर के निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तो उनका द्वारा जो सुजान शब्द है वह कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता गया और अंत में उनका जो प्रेम था वो कृष्ण की ओर आकृष्ट हो गया। बात करें आज के अगले प्रश्न की। रीति मुक्त काव्य धारा में किस प्रकार की रचनाएं मिलती है? रीति मुक्त काव्य धारा में किस प्रकार की रचनाएं मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं। अगला प्रश्न, रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं क्या कौन कौन सी हैं? यानी रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की हम संक्षिप्त चर्चा यहाँ कर रहे हैं। और मित्रों जो रीति मुक्त काव्य धारा के जो भी कवि हैं उनका संपूर्ण विवरण और उनका पूरा परिचय तथा इनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के फिर से अलग अलग कवि का अलग अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन यहाँ हम एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करें तो आलम्ब यानी जो रीति मुक्त कवि है आलम। मित्रों याद रखिएगा कि विक्रम संवत 1740 से 1760 तक इनका कविता काल माना जाता है। इनके जन्म से संबंधित किसी प्रकार की तिथि प्राप्त नहीं होती। और मित्रों याद रखिएगा कि जो 1740 से 1760 ये विक्रम संवत है ये इनका कविता काल रहा और आलम इस धारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी रचना इनकी एकमात्र रचना प्राप्त होती है जिसका नाम है आलम केली। बात करें आज के अगले प्रश्न की। घनानंद यानी रीति मुक्त काव्य धारा के दूसरे कवि है घनानंद, जिनका जन्म 1689 ईस्वी को हुआ तथा मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई। और मित्रों रीति मुक्त कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि हैं, यानी रीति मुक्त कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि की बात की जाए तो घनानंद। और अब बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की तो कृपा कंद, सुजान हित, कोक सागर, प्रेम पत्रिका, विरह लीला, सुजान सागर और रस केली वल्ली ये घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करें रीति मुक्त काव्य धारा के तीसरे कवि की तो तीसरे कवि का नाम है बोधा। और मित्रों इनका जन्म 1747 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु के संबंध में इनकी किसी प्रकार की कोई तिथि प्राप्त नहीं होती। और अगर आपको बोधा के मृत्यु के संबंधित कोई तिथि प्राप्त होती है तो या याद है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मित्रों बोधा की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो बोधा के द्वारा प्रमुख जो रचनाएं लिखी गई उनके यानी उनकी दो रचनाएं प्रमुख है, विरह वारिश और इश्कनामा। अगला प्रश्न,
ठाकुर, यानी रीति मुक्त काव्य धारा के चौथे जो कवि है उनका नाम है ठाकुर, जिनका जन्म 1766 ईस्वी व मृत्यु 1823 ईस्वी को हुई। और मित्रों, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो ठाकुर की भी प्रमुख रचनाएं दो ही मानी जाती है, एक ठाकुर टशक और दूसरा ठाकुर शतक। बात करें अगले कवि की, और रीति मुक्त काव्य धारा के सब यानी अंतिम जो कवि है उनका नाम है द्विज देव। मित्रों याद रखिएगा कि द्विज देव का जन्म 1820 ईस्वी को हुआ तथा इनकी मृत्यु 1861 ईस्वी को हुई। और द्विज देव रीति मुक्त काव्य धारा के अंतिम कवि माने जाते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका, सौरभ और श्रृंगार चालीसा। यानी द्विज देव की जो भी रचनाएं हो सारी की सारी श्रृंगार बत्तिका, श्रृंगार लतिका, सौरभ और श्रृंगार चालीसा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही, यानी रीति मुक्त काव्य धारा की। अब अगले प्रश्न में हम रीति मुक्त काव्य धारा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो मित्रों सबसे पहले प्रवृत्ति की बात करें तो आत्मपरक शैली में प्रेम की अभिव्यक्ति। दूसरी प्रवृत्ति की बात करें तो विरह, पीड़ा, वेदना वगैरह की तीव्र अनुभूति का ईमानदारी से इन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया है। तीसरी प्रवृत्ति की बात करें तो प्राचीन परंपरा का त्याग, यानी जो रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि है उन्होंने जो प्राचीन काव्य परंपरा थी उसका त्याग किया है। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो समवर्ती जीवन से प्रेरणा, यानी समवर्ती जीवन से प्रेरणा। अगली प्रवृत्ति है रहस्यात्मकता का पुट। अगली प्रवृत्ति का बात करें तो कल्पना की प्रमुखता। अगला भाव प्रधानता। अगली प्रवृत्ति है मार्मिकता पर ध्यान। और मित्रों अब अगली प्रवृत्ति की बात करें तो अलंकारिकता का खंडन। और मित्रों सबसे अंतिम प्रवृत्ति की बात करें और सबसे प्रमुख स्वच्छंदता। और स्वच्छंदता ही रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्ति है। और अब बात करें अगले प्रश्न की, रीति मुक्त कवियों के काव्य शास्त्र के नियमों पर ध्यान नहीं दिया। ये बात आप याद रखिएगा कि रीति मुक्त जो कवि है इन्होंने यानी रीति मुक्त कवियों ने काव्य शास्त्र के जो नियम थे रस छंद अलंकार से संबंधित उस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया है। ये कवि हृदय की अनुभूति के आधार पर रचना करते थे। और मित्रों रीति मुक्त कवियों की रचनाओं में ये बातें देखने को मिलती है। और मित्रों रीति मुक्त काव्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखिएगा। इनके प्रेम वर्णन में वियोग की प्रधानता है, यानी जितने भी रीति मुक्त कवि हैं उनके जो प्रेम वर्णन में वियोग यानी संयोग की जगह वियोग की प्रधानता मिलती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की बात करें तो इनके प्रेम में शुद्ध शारीरिक आकर्षण के स्थान पर विरह की गरिमा है। अगली तथ्य की बात करें तो इनका प्रेम एकनिष्ठ व सीधा सरल है। बात करें आज के अगले तथ्य की, इनके काव्य में दिल के टुकड़े, छाती के घाव जैसे विरक्तिपूर्ण उपमानों का प्रयोग हुआ है। और अगली प्रवृत्ति की बात करें तो इनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग बहुत ही कम हुआ है। और मित्रों अगली विशेषता की बात करें तो इनके काव्य में मार्मिकता पर ध्यान दिया गया है। और अगली जो विशेषता है रीति मुक्त काव्य धारा की, इनके काव्य में कल्पना की प्रमुखता है। और मित्रों अब रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित जो अंतिम विशेषता है वह है इनके काव्य में रहस्यात्मकता का पुट है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अगली हमारी जो क्लास होने वाली है वह है रीति मुक्त काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि घनानंद का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को लेकर के, यानी अगली कक्षा में हम रीति मुक्त काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि घनानंद के जीवन परिचय से संबंधित अध्ययन करने वाले हैं। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।